कुल्लू नफ्सी जायकुल मौत। आज जितने हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, स्टेज पे बैठे हैं, हमको भी मरना है, हमको भी मौत का मजा चखना है, मगर जब तक जिंदा हैं जिंदा नजर आना भी चाहिए। नहीं, इलेक्शन में हम सुने कि आप रात को आपको कंपलसरी एक फुल बॉटल होना, किसी भी शोबे में आप हों, हमारे कौम में यह एहसास होना चाहिए कि ये हमारा आदमी है, इसको हम एनकरेज करना चाहिए, इसकी हम तारीफ करना चाहिए। जिले का मैं कांग्रेस का सदर, मगर मुझे लोग जो है आरएसएस से जोड़ के मुझे बताए, तो अल्टीमेटली हिंदू सेंटिमेंट को प्रोटेक्ट करना आज एंटायर सिस्टम उसके पीछे लगा हुआ है। कभी महसूस हुआ है कि मजहर एडवोकेट साहब ने किसी इशू में जाकर के सर्कल इंस्पेक्टर को सर बोला हो, एसपी को साहब बोला हो? कि गुलबर्गा शहर के अवाम अपने इत्तेहाद का सबूत देती है और किसी सियासी जमात के मोहताज नहीं है। आपको लगता है कि मैं इलेक्शन के लिए, सियासत के लिए अगर काबिल नहीं हूं, तो आप एक दूसरा नाम तजवीज़ कीजिए, मैं महमूद बनने के लिए तैयार हूं। मेरी सियासत में हारने के बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम है, उसकी मसलियत है कि मुझे पूरे नेशनल टीवीज़ पे बुलाते हैं, मगर गुलबर्गा नॉर्थ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ के आपका एक वोट गुलबर्गा ज़िले के मिनिमम 9 कॉन्स्टिट्यूंसी की मुस्लिम लीडरशिप को, मुस्लिम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाला वोट है। जो स्टैंड है वो सही है, उसके बावजूद आज जुडिशरी के जो फैसले हैं, बाबरी मस्जिद का तोड़ना, बाबरी मस्जिद का शहीद करना गलत है, गैर कानूनी है। ये तमाम इश्यूज के अंदर पुलिस के सामने लड़ने के लिए हम बराबर थे। मैंने अपने आप को पेश किया, मगर जब जल आंदोलन का प्रोग्राम हुआ, जो एक तारीख प्रोग्राम था, उस स्टेज पे पूरे पार्टी के, कांग्रेस के खड़गे साहब को भी मैंने बुलाया, तमाम सियासी जमात के मुसलमानों को हम साथ में रख के काम किए, क्योंकि एक मोमेंट के अंदर मैं पॉलिटिक्स नहीं करता। और एक सियासी जमात ऐसी हिंदुस्तान में आ गई है जो ग्राम पंचायत से लेकर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन तक वो जीत रहे हैं, और मुसलमानों को इक़्तिदार से और उनके वोटों से दूर रखकर जीत रहे हैं। कभी किसी इशू में, चाहे एनआरसी हो, चाहे हिजाब हो, मैं किसी हमारे कुमार स्वामी साहब के, देवेगौड़ा का इजाज़त नहीं लिया, किसी एहतजाज में हमने फ़ोन करके नहीं लिया। ये मेरी तड़प थी, मुझे जब महसूस होता है तो मैं उतर जाता हूँ। इस मिल्लत के इंटरेस्ट के साथ मैंने अगर कॉम्प्रोमाइज़ किया है, इस कौम की इज्जत को मैंने सर झुकाने पर मजबूर किया है, कहीं पे कमज़ोर पड़ा हूँ, तो आप मुझे बोल दीजिए कि नासिर हुसैन आप हट जाइए, मैं सियासत से उसी वक्त दस्तबरदार होने के लिए तैयार हूँ। देवेगौड़ा साहब ने 1.5 घंटा बैठ करके उन्होंने कहा कि कांग्रेस एनआरसी के मामले में, सीडब्ल्यू के मामले के अंदर आपका जो स्टैंड नहीं ले रही, राहुल गांधी कोई बयान नहीं दे रहा, सोनिया गांधी कोई बयान नहीं दे रहा, जितने भी एहतजाज कर रहे हैं आप लोग कर रहे हैं, तो कांग्रेस के लीडर्स को क्यों आप डायस पे बुला रहे हैं? हम वही पुरानी तारीख को याद करती है। खमर साहब थे, बहुत अच्छे थे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको मगफिरत करे, महमूद साहब की मगफिरत करे। क्या हमारे सामने सवालात रुकने वाले हैं? क्या हमारे सामने चैलेंजेस रुकने वाले हैं? क्या हमारे में लड़ाई करने वाले, मुद्दे को बात करने वाले नौजवान खड़े होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? मुसलमानों के खिलाफ बात करने का ट्रेंड बन चुका है। मैं समझता हूं कि आपके ज़माने में, जाहिद साहब के ज़माने में, हिंदू कार्यकर्ता बोल के था क्या? हिंदू कार्यकर्ता पे हमला हुआ, मुस्लिम कार्यकर्ता पे हमला हुआ, दलित कार्यकर्ता पे हमला हुआ। आज ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। जिहादी तो इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे समझ के बाहर हो गई। महमूद साहब की याद में आज का जलसे की सदारत कर रहे डॉक्टर असलम सईद साहब, गुलबर्गा शहर के सीनियर सहाफ़ी अजीज़ुल्लाह सरमद साहब, एजुकेशनिस्ट अमजद जावेद साहब,
मौलाना वक़ार अशरफी साहब, सज्जाद साहब, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज महमूद साहब की पर्सनालिटी के ताल्लुक़ से बहुत सारे मुकर्रिर ने बड़े अच्छे अंदाज में उनके उन खूबियों के ताल्लुक़ से यहाँ पे बयान किया। मैं समझता हूँ कि मेरा उनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रहा है। उनके नेक्स्ट जनरेशन में हम आए। हालांकि मैं जब यूथ कांग्रेस के ज़िले का सदर था तो वो कांग्रेस पार्टी में थे, मगर अफसोस कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो तकरीर दे रहे हैं और हम सुन रहे हैं, ऐसा मौका नहीं आया। मैं समझता हूँ कि ये हमारी बदकिस्मती है। मगर अक्सर जहाँ पर भी गुलबर्गा शहर के अंदर 1978 के उस तारीखी सियासी इनकलाब का ज़िक्र होता है, मरहूम कमरुल इस्लाम साहब का पहला इलेक्शन लोग जब याद करते हैं तो ऐसा कोई शख्स नहीं है जो कमरुल इस्लाम साहब के साथ साथ मरहूम महमूद साहब का ज़िक्र ना करता हो। उनके ज़िक्र में, क्योंकि मैं एक नौजवान था, उनसे वाबस्तगी हमारी नहीं थी, ये बोला करते थे कि बहुत ही अच्छे मुकर्रिर थे। अपने तकारीर में बहुत ही संजीदा तौर पर मिली दर्द को सामने पेश किया करते थे, मिली मसाइल को बड़े अच्छे अंदाज में अवाम के बीच में और अच्छे अच्छे मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स में प्रेजेंट किया करते थे। आज यहाँ पे बहुत सी गुफ्तगू यहाँ पे हुई। स्पोर्ट्समैन थे, एजुकेशनिस्ट थे, एजुकेशन के ऊपर उनका बहुत इंटरेस्ट था। मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के 25-30 साल सियासत को दिए हैं। कांग्रेस का भी मैं ज़िले का सदर रहा, उसके बाद भी 2 इलेक्शन में उम्मीदवार की हैसियत से मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से मैं कंटेस्ट किया, शिकस्त हुई। मेरे सामने बहुत से लोग, गुलबर्गा शहर के ज़िम्मेदार नौजवान ताजीर, मुझे आज भी प्रपोज़ल देते हैं, नासिर साहब आप सियासी तौर पे बड़े अच्छे हैं, हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हमको प्रॉब्लम है कि आप इस फलां पार्टी से आप कैंडिडेट बनिए, वो पार्टी से आप कैंडिडेट बने हैं। मुझे हैरत होती है इस बात पे कि उस दौर में 1978 में यहाँ पे मोहम्मद अली साहब कांग्रेस के CWC मेंबर थे। कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी का, हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी का दबदबा था, अपोजिशन में जनता पार्टी थी। उसके बावजूद कमरुल इस्लाम साहब कैंडिडेट बनते हैं और महमूद अहमद साहब जैसे बासलाहियत लोग, जिनकी सलाहियत मुझे आज जो मुझे महसूस हो रहा है कि अगर वो दूसरे सियासी जमात में अगर किसी लीडर के पीछे अगर रहते तो शायद बहुत ज़्यादा सियासी तौर पर हासिल करते थे। मगर ये जो मिली फ़िक्र और जज्बा के कौम से एक लीडर खायद उभर के आए, उस चीज़ के लिए उनकी कुर्बानी अपने सियासी मेयर बन गए। मैं समझता हूँ कि ये एक वाहिद पॉलिटिकल डेजिग्नेशन है जो आज हम बोल सकते हैं कि गुलबर्गा शहर के पहले मुस्लिम मेयर हैं। उसके बाद ऐसे पर्सनालिटी को लेकर के, ऐसे उस दौर के नौजवानों को, मुसलमानों को मैं बहैसियत नौजवान मैं सलाम करता हूँ।
आपने वैसे चैलेंजेस के बीच में आपने एक फिक्र को लेकर के, एक लीडरशिप को उभारने के लिए, मुझे मालूम नहीं है कि उस दौर के सियासी हालात क्या है, मैं सुना हूँ, क्योंकि वो जो पहला इलेक्शन आपने कमरुल इस्लाम साहब को जिताया तो सेकंड पोजीशन पे मेरे वालिद बुजुर्ग हैं। मेरे वालिद 300-350 वोट से हारे। उसके बावजूद भी अगर महमूद अहमद साहब अगर कमरुल इस्लाम साहब के साथ नहीं रहे, कि मेरे वालिद के साथ रहते, तो मेरे वालिद शायद MLA पहली बार ही जीत जाते और अब तक जो है अलग मंजर होता। मगर उसके बावजूद मुझे खुशी इस बात की है कि गुलबर्गा शहर के अवाम अपने इत्तेहाद का सबूत देती है और किसी सियासी जमात के मोहताज नहीं है, किसी लीडर के मोहताज नहीं है। उस दौर के कौम के सामने, मुसलमानों के सामने क्या हालात थे, फसादात हुए थे, मार्केट के मस्जिद में कोई एक इशू हो गया था, आज क्या हालात है। अजीजुल्लाह सरमद साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि इस कौम के सामने हमेशा सवालात रहेंगे, हमेशा इसके सामने मुसीबत रहेंगे, हमेशा चैलेंजेस रहेंगे बेशक। मगर आज मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद मुसलमानों के सामने इतने चैलेंजेस, इतनी शिद्दत पर पसंद कोई हुकूमत, कोई सियासी जमात इन एक साल के अंदर इतने चैलेंजेस कभी नहीं आए। 2014 नरेंद्र मोदी हुकूमत बनती है सेंटर में, उसके बाद एंटी मुस्लिम एक स्टैंड लेकर के पोलराइज करने की सियासत मुसलसिल चल रही है। वहाँ पे NRC से लेकर के CAA से लेकर के हर चीज़, राम मंदिर का इशू होता है, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का। आज बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एंटायर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, मीडिया चैनल्स, ये तमाम चीज़ों का कम्युनलाइजेशन हो चुका है। आज हिंदुस्तान के शहरी ही होने के नाते हमें जुडिशरी का एहतराम करना चाहिए। उकला यहाँ पर बैठे हैं, मेरे वालिद भी एक सीनियर एडवोकेट थे, मगर जिस नौइयत के जजमेंट्स आ रहे हैं, जब कोई मैटर बिफोर द कोर्ट चले जाते हैं, तो जो उम्मीद होनी चाहिए, जो जनरल मुसलमानों को, एजुकेटेड मुस्लिम्स को, उस उम्मीद का परसेंटेज मैं समझता हूँ 10% से भी कम हो चुका है। हमें यकीन है कि हम राइटफुल, हमारा जो स्टैंड है वो सही है, उसके बावजूद आज जुडिशरी के जो फैसले हैं, बाबरी मस्जिद का तोड़ना, बाबरी मस्जिद का शहीद करना गलत है, गैर कानूनी है। ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं मैं आपको, मगर उस जगह को राम मंदिर बनाने के लिए दी जाए। दुनिया का कौन से इंसाफ, क्या इसका मकसद है? तो अल्टीमेटली हिंदू सेंटिमेंट को प्रोटेक्ट करना, आज एंटायर सिस्टम उसके पीछे लगा हुआ है। और आज एक साल के अंदर ये जो मामलात निकले हैं, हिजाब का मामला हमारी बहनों के साथ शुरू होता है, उसके बाद में अजान का मामला शुरू होता है, हलाल खट, झटका कट का मामला शुरू होता है, हिंदू तंजीमें पॉम्पलेट्स बांट करके मुस्लिम ताजिरों से, मुस्लिम किसानों से जो है फ्रूट्स ना खरीदी जाए, इस तरह से माहौल बनाते हैं। दरगाहों के अंदर हिंदू की मंदिर थी, उसको तोड़ के बनाया गया है, तारीख के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये तमाम इश्यूज मुसलसिल तौर पर मुसलमानों के सामने आ रहे हैं और एक सियासी जमात ऐसी हिंदुस्तान में आ गई है जो ग्राम पंचायत से लेकर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन तक वो जीत रहे हैं और मुसलमानों को इक़्तिदार से और उनके वोटों से दूर रखकर जीत रहे हैं। क्या ये बात हकीकत है? नहीं। क्या वजूहात हैं, किस लिए होना चाहिए? इसकी वजह सिर्फ इतनी मुझे महसूस होती है कि हमारे कौम में, खुसूसी तौर पर मुसलमानों में, हमें इक़्तिदार की अहमियत में वो जो अहमियत होनी चाहिए वो अहमियत कम है। सियासी बसीरत जिसे कहते हैं, सियासी शऊर जिसे कहते हैं, वो ख़त्म हो गई है। आज एक सियासी
फील्ड में अगर कोई लीडर आता है, एक कॉरपोरेशन के लिए भी अगर वो कैंडिडेट अपनी दावेदारी करता है, तो उसके बारे में जितनी बुराई कर सकते हैं, जितने ऐब उसके ढूंढ ढूंढ के निकाल सकते हैं, उसके खिलाफ जितने झूठ बोल सकते हैं, वो तमाम चीज़ें इतने फास्ट तरीके से लोगों के बीच में आते हैं कि भाई वो खुद परेशान हो जाता है, भाई मैं ऐसा भी हूँ क्या। क्योंकि मेरे साथ हुआ है। पहले इलेक्शन में मैं केजीपी से मेरी कैंडिडेट था। मुझे 6-8 महीने के बाद हमारे एक गुलबर्गा शहर के एक पॉपुलर पर्सनालिटी, जिनके साथ मैं रात में 2-3 बजे तक बैठता, गुफ्तगू करता, तो 8 महीने के बाद वो मुझे बोल रहे थे, नासिर साहब मैंने जो आपके बारे में सुना है वो बिल्कुल गलत है। मैं क्या सुना है? नहीं, आप रात के 2-3 बजे तक मेरे साथ बैठ रहे हैं। जो मैं सुना हो अगर सही होता तो कभी कभी मुझे महसूस होता। मैंने बोला क्या सुना है? नहीं, इलेक्शन में हम सुने कि आप रात को आपको कंपलसरी एक फुल बॉटल होना, 4 औरतें होना। तो कैंडिडेट बनने के बाद कैंडिडेट के अच्छाई बोलने के लिए शर्म आती है, और कैंडिडेट के जो बुराई हो सकती है, नहीं हो सकती है, इतने किस्म से उसको नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जाता है। मुझे ये भी कहा गया कि मैं आरएसएस का कैंडिडेट हूँ, हालांकि मैं कांग्रेस का 12 साल से जिले का सदर, जिले का मैं कांग्रेस का सदर, मगर मुझे लोग जो है आरएसएस से जोड़ के मुझे बताए। तो मतलब ये बोलने का मकसद इतना है कि हमारे कौम से, गुलबर्गा शहर की बात नहीं, हर तरफ जो शख्स जिस फील्ड में है, चाहे वो तिजारत में हो, चाहे आप डॉक्टर हों, चाहे आप सहाफ़ी हों, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हों, किसी भी शोबे में आप हों, हमारे कौम में यह एहसास होना चाहिए कि ये हमारा आदमी है, इसको हम एनकरेज करना चाहिए, इसकी हम तारीफ करना चाहिए। नेगेटिव अगर देखते बैठेंगे, ये आम हो गया है, हमारे दौर में आम हो गया है। अरे बड़े जज्बाती लोग थे, कमर साहब ने एक वाक़या ऐसा किया, मैं बताता हूँ ऐसे 10 वाक़ये हमारे मदर एडवोकेट साहब भी किए। कभी महसूस हुआ है कि मदर एडवोकेट साहब ने किसी इशू में जाकर के सर्कल इंस्पेक्टर को सर बोला हो, एसपी को साहब बोला हो? मैं आपसे पूछता हूँ, आपके सामने नहीं, पूरे अवाम के सामने, कौम के सामने, क्योंकि यहाँ पर दानिश्वर बैठे हुए हैं, सियासी शऊर रखने वाले, और ऊपर से कई डायस पर ऐसे लोग हैं जो मरहूम कमरुल इस्लाम साहब के दौर से आप लोग आए हैं। मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूँ, कभी किसी इशू में, चाहे एनआरसी हो, चाहे हिजाब हो, मैं किसी हमारे कुमार स्वामी साहब के देवेगौड़ा का इजाज़त नहीं लिया, किसी एहतजाज में हमने फ़ोन करके नहीं लिया। ये मेरी तड़प थी, मुझे जब महसूस होता है तो मैं उतर जाता हूँ। किसी इशू में क्या मेरे बोलने में, किसी इशू को लेकर मैं जब खड़ा होता हूँ, अगर आपको महसूस होता है कि मैंने उसमें सियासत की हो, क्या मेरा कमिटमेंट उस इशू पे था, नहीं था? एनआरसी का मामला तो जिस दिन राज्यसभा में बिल प्रेजेंट हुआ था, उस दिन मैंने बाखर में मीटिंग बुलाई। 2 सेक्शन 144 के अंदर हम कमिश्नर ऑफिस में चले गए। ये तमाम इश्यूज़ के अंदर पुलिस के सामने लड़ने के लिए हम बराबर थे। मैंने अपने आप को पेश किया, मगर जब जल आंदोलन का प्रोग्राम हुआ, जो 1 तारीख के प्रोग्राम था, उस स्टेज पे पूरे पार्टी के, कांग्रेस के खड़गे साहब को भी मैंने बुलाया, तमाम सियासी जमात के मुसलमानों को हम साथ में रख के काम किए, क्योंकि एक मोमेंट के अंदर मैं पॉलिटिक्स नहीं करता। लोग बोलते थे अरे क्यों ले रहे भाई कांग्रेस को? मेरे देवेगौड़ा साहब ने मुझे बोला, यहाँ के गुलबर्गा के तमाम जिम्मेदार जो हमारे साथ आए थे दावत देने के लिए, देवेगौड़ा साहब ने 1.5 घंटा बैठ करके उन्होंने कहा कि कांग्रेस एनआरसी के मामले में, CAA के मामले के अंदर आपका जो स्टैंड नहीं ले रही, राहुल गांधी कोई बयान नहीं दे रहा, सोनिया गांधी कोई बयान नहीं दे रहा, जितने भी एहतजाज कर रहे हैं आप लोग कर रहे हैं, तो कांग्रेस के लीडर्स को क्यों आप डायस पे बुला रहे हैं? तकरीर देने के लिए क्यों बुला रहे हैं? लड़ तुम रहे हो, पुलिस के सामने तुम जा रहे हो, तकरीर देने के लिए क्या जरूरत है? क्योंकि कांग्रेस ने उस वक्त तक कोई स्टैंड नहीं लिया। बोलना मकसद इतना है कि आज छोटे से छोटा इशू हो, बड़े से बड़ा इशू हो, आपको अगर महसूस हुआ है
कि मैंने किसी इशू के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ किया है, इस मिल्लत के इंटरेस्ट के साथ मैंने अगर कॉम्प्रोमाइज़ किया है, इस कौम की इज्जत को मैंने सर झुकाने पर मजबूर किया है, कहीं पे कमज़ोर पड़ा हूँ, तो आप मुझे बोल दीजिए कि नासिर हुसैन आप हट जाइए, मैं सियासत से उसी वक्त दस्तबरदार होने के लिए तैयार हूँ, छोड़ दूंगा मैं, मुझे कोई शौक नहीं है। 2 बार हारा हूँ और तीसरी बार हारने की ख्वाहिश नहीं है। मेरी सियासत में हारने के बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम है, उसकी मसलियत है कि मुझे पूरे नेशनल टीवीज़ पे बुलाते हैं। CNN पे मैं गया, NDTV पे मुझे बात करने का मौका मिला, रिपब्लिक टीवी पे बात करने का बोला, CNBC IBN पे मुझे बात करने का मौका मिला। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्समैन नहीं बल्कि वो एंकर बीजेपी का है, उसके साथ मैं मुकाबला करता हूँ, उसका मुंह तोड़ जवाब देता हूँ, बीजेपी से पंगा लेता हूँ। मगर क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे भी सीने में एक दिल है, क्योंकि बहुत अच्छी बात अजीजुल्लाह सरमद साहब ने कहा कि हाँ, कौम वही पुरानी तारीख को याद करती है। खमर साहब थे, बहुत अच्छे थे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे, महमूद साहब की मग़फ़िरत करे। क्या हमारे सामने सवालात रुकने वाले हैं? क्या हमारे सामने चैलेंजेस रुकने वाले हैं? क्या हमारे में लड़ाई करने वाले, मुद्दे को बात करने वाले नौजवान खड़े होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? इस बारे में फिक्र कौन करेगा? अब बोलिए, दूसरे इलेक्शन में लड़ता हूं, दूसरे इलेक्शन में मुझे जो वोट मिले, जितने वोट मुझे मिले, अगर कोई मुझे पूछता है कि नासिर साहब आप कितने बात करते हो मुसलमानों के तलब से, NRC के बाद आप, क्योंकि यहाँ दानिशमंद बैठे हुए, शोरा बैठे हुए, एक बयान देता है बीजेपी का, मालिका गुत्तेदार अफजलपुर का MLA, मैंने उस प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चूड़ियाँ दी, तोहफे में चूड़ियाँ दी, तो वो कहता है कि भाई पहले तो MLA तुम्हारे मुसलमान तुझे एक्सेप्ट नहीं करते, बयान प्रेस मीट करके करता है। आज मैं समझता हूँ कि मैं थोड़ा सा मौजू से हट गया, मैं माजरत चाहता हूँ। मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आज वक्त की नज़ाकत है। आज आपको लगता है कि मैं इलेक्शन के लिए, सियासत के लिए अगर काबिल नहीं हूँ, तो आप एक दूसरा नाम तजवीज़ कीजिए, मैं महमूद बनने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको लगता है कि आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, सियासी तौर पर आज के वक्त की नज़ाकत समझते हुए ऐसे बेबाक क़यादत के लिए आपको ज़रूरत है, तो आप में से लोग आगे बढ़िए और महमूद बन के खड़े हो जाइए। या तो आप नहीं करते या दूसरे बनने नहीं देते। ये हमको क़यामत तक लड़ना है। हमको इस मौके पर क्या गुफ्तगू हो रही है, क्या बातें हो रही हैं, अरे पैसे नहीं हैं, पैसे होना भाई, कौन बोल रहे हैं? शहर के सबसे अमीर लोग, सबसे पैसे वाले लोग, मीटिंग हो रही है घरों में, ताजिर लोग। इस्लाम की तारीख रही है कि जो पैसे वाला था हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये पैसे वाले थे, ये पैसे लगाते थे कौम के लिए, मिल्लत के लिए। आज ताजिर बैठ कर गरीबी, आप क़यादत कीजिए, आप एहतजाज कीजिए, आप पुलिस कमिश्नर पे जाइए, आप काम नहीं करेंगे। क्या आपको किसी में ये लगता है कि कनाडा के अंदर असेंबली के अंदर बहस होती है? क्या नौइयत की बहस होती है? सीनियर सहाफ़ी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ईश्वरप्पा के बयान अगर आप सुनेंगे, क्या आपके खून में उबाल नहीं आएगा? वो बसवराज यत्नाल बीजापुर का बात करता है, तकरीर देता है, आपको कौन मुस्लिम 7 लोगों को चुन के भेजे? कनाडा 2 दिन के बाद समझ में आती, तीसरे चौथे दिन लेटर देख के भेजते। ये जो बोले आनंद के मामले में ये गलत है बोल के क्या करते हैं? नोटिस, दिस इज रॉन्ग, काइंडली रिमूव इट फ्रॉम द रिकॉर्ड्स। मैं कनाडा जानता हूं, असेंबली में आपसे वायदा करता हूं, कोई उंगली अगर उठती है तो जवाब वहीं पे एक्स टेम्पो दूंगा। रिपब्लिक टीवी पे जवाब दे सकता हूं तो असेंबली में इतना इसको नहीं।
आज वक्त की नज़ाकत को समझना है और सबसे अहम चीज़ इस बात को समझना है कि सियासी इक़्तिदार, सियासी कुर्सी की अहमियत, वी आर द लॉ मेकर्स, कानून बनाने वाले हैं। आपका एक वोट गुलबर्गा के नॉर्थ का एमएलए किसको भी बनता है, छोड़ दीजिए, आप हटा दीजिए। कोई गुलबर्गा में 9 एमएलए हैं, बोले अजीजुल्लाह सरमद साहब, मगर गुलबर्गा नॉर्थ की जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ के आपका एक वोट गुलबर्गा ज़िले के मिनिमम 9 कॉन्स्टिट्यूंसी की मुस्लिम लीडरशिप को, मुस्लिम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाला वोट मिनिमम। मैं तो बोलूँगा कि हैदराबाद कर्नाटका तारीख रही है गुलबर्गा की। मोहम्मद अली साहब नेशनल लेवल पे CWC मेंबर बने, कमरुल इस्लाम साहब मुस्लिम लीग से उनकी सियासी सफ़र शुरू हुआ, नेशनल लीग जनता दल के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, कांग्रेस के अंदर गए, AICC के सेक्रेटरी बने। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हमको आना है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर अपने लोहे को मनवाना है। आज गुलबर्गा की ऐसी इंपॉर्टेंट सीट जहां पे हमारी मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, यहां पर हम बैठ के किन इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है, और वो भी किस दौर में, किस हालात में हम बात कर रहे हैं। क्या हमारा ज़मीर मर चुका है? क्या हम लोग किसी अलग दुनिया के बासिंदे हैं? कौन उठाने वाला है? अजीजुल्लाह सरमद साहब ने कहा कि क्या कोई ख्वाब में आके बोलना, जैसा भी है हम में से एक किसी को आगे बढ़ना हो, जैसा भी आगे बढ़ता है, जो भी आगे बढ़ता है, आप सब तमाम कौम को ये मेरा है, ये हमारा है समझ करके अपनी अपनी कुर्बानी उसको देनी होगी। ये जज्बा कहाँ है? आज मरहूम महमूद साहब की इस प्रोग्राम में उनको याद करते हुए, उनके उस जज्बे को याद करते हुए, क्योंकि कुल्लु नफ्सी जायकुल मौत, आज जितने हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, स्टेज पे बैठे हैं, हमको भी मरना है, हमको भी मौत का मज़ा चखना है, मगर जब तक जिंदा हैं, जिंदा नजर आना भी चाहिए। महसूस होना चाहिए कि हाँ हम जिंदा हैं, हम मुसलमान हैं, हम जिंदा हैं, हमारे मुंह में ज़बान है, हम तमाम कौमों को साथ लेकर के चलते आए हैं। इस मुल्क के अंदर हमने हुकूमत की है, 800 साल, 850 साल हमने हुकूमत की है। क्या वजह है कि जमहूरी निज़ाम में हम हुकूमत, एक MLA नहीं बन सकते अपने दमखम पर? हो सकता है थोड़ा सा ये जो फेसबुक पे देखने वाले एक तबका है उनको छोड़ दीजिए, सियासी पार्टी के मोहताज हैं वो लोग, उनको छोड़ दीजिए। कोई भी आएगा तो एक नेगेटिव कमेंट मार देंगे, नासिर साहब इनको हटाओ, ये करो, वो करो। हमारे पार्टी वाले लोग कांग्रेस वालों को ये एक सेक्शन को हटा दीजिए, मगर अवाम में इस फिक्र को लेकर के जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं, जो सवाल हमारे सामने हैं, उन सवालात का जवाब हर शख्स यहाँ पर जो बैठा है अपने अपने दावे पर अपने अपने कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। खुसूसी तौर पर यहाँ पर बहुत सारे अदीब शोरा यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी अदबन गुजारिश करता हूँ कि आज के इस वक्त की नज़ाकत को समझते हुए जो मुसलमानों के खिलाफ बात करने का ट्रेंड बन चुका है, मैं समझता हूँ कि आपके ज़माने में, जाहिद साहब के ज़माने में हिंदू कार्यकर्ता बोल के था क्या? हिंदू कार्यकर्ता पे हमला हुआ, मुस्लिम कार्यकर्ता पे हमला हुआ, दलित कार्यकर्ता पे हमला हुआ। आज ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। जिहादी तो इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे समझ के बाहर हो गई है। इस तमाम आइडियोलॉजीज़ के खिलाफ, इन तमाम साजिशों के खिलाफ जो शख्स सियासत में है, उनकी हिम्मत अफजाई आज वक्त की ज़रूरत है। आप बेशक बड़े काबिल ताजिर हैं, आप बेशक बड़े काबिल इंजीनियर हैं, आप बेशक बड़े काबिल एडवोकेट हैं, आप बेशक बड़े काबिल सहाफ़ी हैं, मगर जो शख्स सियासत में अपने चप्पल घस रहा है, अपने सीना तान करके
अपने नज़रें मिला करके बात कर रहा है, उसका थोड़ा सा एहतराम और थोड़ी सी हिम्मत अफजाई आज वक्त की ज़रूरत है। मैं इतना कहते हुए महमूद अहमद साहब जैसे लोग उस दौर में कांग्रेस को नहीं देखा और मजबूत क़यादत के लिए तमाम ज़िंदगी एक जो है गुलबर्गा शहर के लिए एक क़यादत दे के चले गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले दिनों के अंदर आज वक्त की नज़ाकत को समझते हुए इसी तरह से और एक तारीख इंशाअल्लाह ताला तारीख दर्ज होगी। शुक्रिया। मैं अफजल महमूद साहब का भी मैं यहाँ पर उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, और साथ ही साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मरहूम महमूद अहमद साहब की मग़फ़िरत करे, उनको जन्नत में दर्जात बुलंद करे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में उनको जगह दे। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।